हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप सभी हजरात के सामने दरख्शां जो 10वीं जमात की किताब है, दरख्शां जो 10वीं जमात की किताब हिस्सा दोम है, उसके मारूज़ी सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में दरख्शां हिस्सा दोम के 50 क्वेश्चन पेश किए गए थे और इसमें भी 50 क्वेश्चन आपके पेश किए जाएंगे। इस तरह 50-50 करके 100 क्वेश्चन हो गए और पूरे दरख्शां के जितने भी असबाक हैं, दरख्शां किताब में जितने भी असबाक हैं, सभी को तकरीबन कवर कर लिया गया है। और ऐसे ही सवालात इसमें शामिल किए गए हैं कि जो मुमकिन है कि इस तरह के सवालात बन सकते हैं और बने भी हैं इस नौइयत के इस पैटर्न पर। तो ऐसे सवालात आपके सामने बनाए गए हैं। तो हो सकता है कि मुश्किल भी हो कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए आसान भी हो, लेकिन क्या है, अब मुश्किलात का हमें सामना करना ही है। अगर आसान हो तो फिर भी उसे हमें करना ही पड़ेगा, दोनों सूरत में करना ही है। चलिए आइए देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। दुनिया मेरे आगे सिन्फ के एतबार से क्या है? ए अफसाना, बी नाविल, सी इंशाइया, डी खाका। तो दुनिया मेरे आगे सिन्फ के एतबार से क्या है? खाका है। ठीक, और ये किन की लिखी हुई है? निदा फाजली का, निदा फाजली साहब की लिखी हुई ये किताब है। और क्या है ये? खाका, खाका है। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर, दीवारों के बीच किसका नाविल है? दीवारों के बीच किसका नाविल है? देखिए आपके ऑप्शन है, दीवारों के बीच किसका नाविल है? ऑप्शन ए निदा फाजली, बी बेदी, सी न्यास फतेहपुरी, डी आल अहमद सुरूर। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा निदा फाजली। दीवारों के बीच क्या है? नाविल है, सिन्फ के एतबार से नाविल है। और किसकी है? निदा फाजली साहब की लिखी हुई ये नाविल है। ठीक, अगला देखिए 3 नंबर सवाल, बिजली के खंभा नज़्म की कौन सी किस्म है? नज़्म की कई किस्में होती है, जैसे नज़्म आज़ाद, नज़्म मुअर्रा, नज़्म पाबंद नज़्म। ठीक, तो इस पूछने की बिजली का खंभा जो है वो जो नज़्म की किस्में हैं उसमें कौन सी किस्म है, किस किस्म में किस हैयत में लिखी गई है? ठीक, ऑप्शन ए है नज़्म मुअर्रा, ऑप्शन बी है पाबंद नज़्म, ऑप्शन सी है आज़ाद नज़्म, ऑप्शन डी है नज़्म, सिर्फ नज़्म है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि बिजली का खंभा आज़ाद नज़्म है। और ये याद रखिएगा, बिजली का खंभा जो है आपकी किताब में शामिल है, जो दरख्शां किताब है उसकी 10वीं जमात में ये बिजली खंभा शामिल है। और बिजली खंभा है किसका? ये भी निदा फाजली साहब का है। ठीक, निदा फाजली साहब का है, ये याद रखिएगा। निदा फाजली साहब की लिखी हुई नज़्म है बिजली खंभा, जो कि आज़ाद हैयत के क्या बोलते हैं उसका? आज़ाद नज़्म है। ठीक, अगला सवाल देखिए 4 नंबर, शहादत और बैन किसके अज्जाए तरकीबी हैं? कसीदे के, बी मरसिये के, सी मसनवी के, डी नाविल के। तो आपको पता होना चाहिए कि शहादत और बैन किसके हैं? मरसिये के अज्जाए तरकीबी हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा नौशा क्या है? ए उर्फ है, बी तखल्लुस है, सी खिताब है, डी लक़ब है। तो सही ऑप्शन होगा कि मिर्ज़ा नौशा मिर्ज़ा गालिब का क्या है? ये लक़ब है। ठीक, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का ये लक़ब है मिर्ज़ा नौशा। अगला सवाल आपके सामने पेश है, सवाल नंबर 6 कि आरिफ की मौत पर के खालिक कौन है? आरिफ की मौत पर के खालिक कौन है? ये याद रखिएगा कि ये मसनवी है। ठीक, ये याद रखिएगा कि ये क्या है? मसनवी है। और एक चीज़ याद सॉरी मसनवी कह रहे हैं, मरसिया है। क्या है? मरसिया, मरसिया है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि मरसिया जो है कि मरसिया की जब अशार होते हैं जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत पे कहे जाते हैं, उनकी शान में कहे जाते हैं, तो असल मरसिया की क्या तसव्वुर वही किया जाता है। लेकिन जब हम किसी और शख्स के, जैसे हमारे किसी घर के किसी बुज़ुर्ग की
का इंतकाल हो गया, हम उनके शान में नज़्म कह रहे हैं, कलाम शेरी कलाम कह रहे हैं या मरसिया कह रहे हैं, तो ऐसे मरसिया को हम शख्सी मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया, शख्सी मरसिया कहेंगे। ठीक, तो ये आरिफ की मौत पर ये जो मरसिया लिखा गया है ये क्या है? ये शख्सी मरसिया की मिसाल होगी। ठीक, ये याद रखिएगा। मरसिया और शख्सी मरसिया में फ़र्क आप ज़हन में रखिएगा। अब क्या कि इसके खालिक कौन है? आरिफ की मौत जो मरसिया है इसके खालिक कौन है? ए नज़ीर, बी गालिब, सी हुसैन आज़ाद, डी हाली। तो सही ऑप्शन होगा आपका गालिब। ठीक, गालिब का ये मरसिया है और वो भी शख्सी मरसिया है। 7 नंबर सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने नापसंदीदगी का इजहार किया। किसके मुतालिक है? जो लिखे हुए हैं नीचे, किसके मुतालिक नापसंदीदगी का इजहार किया था रशीद अहमद सिद्दीकी ने? ए है हल्का अरबाब ज़ौक़, बी जदीद तहरीक, सी तरक्की पसंद तहरीक, डी रोमानवी तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने नापसंदीदगी का इजहार किया था। और एक और बात याद रखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है? तासुराती तनकीद निगार थे। क्या थे? तासुराती तनकीद निगार थे। ठीक, ये सवाल पूछ लिया था कि रशीद अहमद सिद्दीकी तनकीद दबिस्तान तनकीद के किस दबिस्तान से वाबस्ता थे? तो तासुराती तनकीद से वाबस्ता थे। ठीक, अब अगला सवाल है कि मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपका ऑप्शन है ए उर्दू, बी अरबी, सी तुर्की, डी फारसी। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 9 नंबर पर देखिए, फ़नी एतबार से हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। फ़नी एतबार से दोनों मिसरे, शेर की दोनों मिसरे, अगर पूरी गज़ल कही जा रही है या क्या जो भी अशार या नज़्म कही जा रही है, तो उसके हर मिसरे के हर शेर क्या होगा आपका? हम काफ़िया और हम रदीफ़ होगा। तो उसके ऑप्शन देखिए, ए मसनवी के, बी कसीदे के, सी गज़ल के, डी मरसिए के। तो मरसिया क्या है? मरसिए के तमाम अशार क्या होते हैं? हम काफ़िया होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि पहले शेर में जो काफ़ी की पाबंदी की गई है हर शेर में वही काफ़िया होगा, बल्कि काफ़िया क्या इसका बदलता रहता है, वो वेरी करता रहता है, मुतबद्दल होता रहता है। ठीक है, लेकिन काफ़िया हर शेर काफ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन क्या है कि काफ़िया मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो फ़नी एतबार से कि मसनवी की खूबी है कि उसका हर शेर हम काफ़िया होता है, हर मिसरा। ठीक, अब अगला सवाल है, तसद्दुक़ हुसैन किस शायर का नाम है? ए ज़ौक़ का, बी शौक़ लखनवी का, सी निदा फाजली का, डी नासिर काज़मी का। तो तसद्दुक़ हुसैन मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का नाम था जिन्होंने ज़हर इश्क लिखा था। ठीक, अगला सवाल देखिए, शौक़ की पैदाइश किस शहर में हुई? शौक़ की पैदाइश किस शहर में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली में, बी फैज़ाबाद में, सी लखनऊ में, डी पटना में। अभी मैंने नाम लिया है शौक़ लखनवी, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। तो क्या है? शौक़ कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक, याद रखिएगा ये। अब क्या है 12 नंबर क्वेश्चन पे, ज़हर इश्क मसनवी किस सन में लिखी गई थी? ज़हर इश्क जो मसनवी है किनकी है? अभी मैंने ऊपर लिख बताया था, शौक़ मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की लिखी हुई ये मसनवी है। ठीक है, ये किस सन में लिखकर सामने आई थी? आपके ऑप्शन ए पे है 1960-61, बी पे है 1970-71, सी पे है 1981-82 और डी पे है 1760-61। तो ज़हर इश्क किस सन में लिखी गई थी? सन 1861 और 60 और 62 में, 60 और 61 में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। सन याद रखिएगा। अब देखिए 13 नंबर, मौत से किसको दस्तकारी है? ये मौत से किसको
देखिए क्या है शेर, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ठीक है, इस शेर के खालिक कौन है? आपके ऑप्शन है मीर हसन, बी पे है दयाशंकर नसीम, सी पे है मिर्ज़ा शौक लखनवी, डी पे है इब्ने निशाती। तो मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये ज़हर इश्क में शामिल है। किस में है? ज़हर इश्क में। ठीक, ये याद रखिएगा, ज़हर इश्क में। और ज़हर इश्क के खालिक कौन है? मैंने अभी बताया मिर्ज़ा शौक लखनवी। तो इस तरह ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि मिर्ज़ा शौक लखनवी का ये शेर है। और किस में शामिल है? ज़हर इश्क में ये शामिल है। ठीक, अगला सवाल देखिए 14 नंबर, दयाशंकर नसीम का पूरा नाम क्या था? दयाशंकर नसीम का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए दयाशंकर प्रसाद, बी दयाशंकर कोल, सी गंगा प्रसाद कोल, डी नसीम कोल। तो आपके ऑप्शन होगा दयाशंकर कौल क्या है पूरा इनका नाम था। और एक बात और याद रखिए कि दयाशंकर, पंडित दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कौल। और दयाशंकर नसीम की विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी 1811 में। ठीक है, पैदाइश हुई थी। ठीक, पैदाइश। और इनकी वफ़ात हुई थी किस सन में? वफ़ात हुई थी 1845 में। और बहुत कम उम्री में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक, और ये क्या है, कश्मीरी पंडित थे। ठीक, याद रखिएगा, कश्मीरी पंडित थे। और जो 1811 में इनकी पैदाइश हुई थी, किस शहर में हुई थी? लखनऊ में हुई थी, लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। ये थोड़ी सी मालूमाती चीज़ है, एक्स्ट्रा, इसको भी याद रखना और ज़हन में रखना। तो लखनऊ में दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 में हुई और वफ़ात 1845 में हुई। बहुत कम उम्र में इनकी वफ़ात हो गई। दयाशंकर नसीम का पूरा नाम असलम दयाशंकर कौल था। ठीक, दयाशंकर कौल था। और उनके वालिद का नाम प्रसाद, गंगा प्रसाद कौल था। ठीक, ये याद रखिएगा, इतनी सी बात। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है कि 15 नंबर पे, ग़ुलाम हमदानी किसका असल नाम है? ग़ुलाम हमदानी किसका असल नाम है? ए शौक का, बी ज़ौक़ का, सी मुसफ़ी का, डी सौदा का। तो ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी का असल नाम था। ठीक, मुसफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी नाम है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गज़ल किससे माखूज़ है? गज़ल किससे माखूज़ है? अच्छा देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको ग्रामर पढ़ना है बहुत ही आसान ज़बान में और आपको समझ में आ जाए और मारूज़ी बेस के ऑब्जेक्टिव बेस, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पेपर 1 जो लिखा होगा स्टेट के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस है ग्रामर का सेम टू सेम पेपर 2 का भी सिलेबस वही है। अगर आप एक बैठक पे चाहेंगे पूरी वीडियो देख लेंगे, पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेंगे। वैसे भी आदमी स्पीड करके ही देखता है, तो क्योंकि उस बहुत आसान ज़बान में और जितनी सिनफ़ें हैं उर्दू की उसको बयान किया गया, कवायद है उसको बयान किया गया और मारूज़ी सवालात भी उस पर कराए गए हैं। तो आपका एक खाका ज़हन बन जाएगा कि किस तरह के सवालात आ सकते हैं। जो जो गुज़िश्ता सवालात आए थे मैंने उसको भी उसमें शामिल किया है। ठीक, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो पेपर 1 लिखा है उसमें से आप कवायद पढ़ सकते हैं। तो क्या गज़ल किस से माखूज़ है? आपके ऑप्शन है ए मरसिया से, बी कसीदा से, सी तशबीब से और डी गुरेज से। तो मरसिया जो है गज़ल जो है किससे माखूज़ है? आपके तशबीब से। कसीदा के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, तशबीब, गुरेज, मद्दा, दुआ। ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला जुज़ है तशबीब का जो जुज़ है, उसी में क्या है कि शायर क्या करता था कि बहार और चीज़ों की तारीफ़ करता था, बयान करता था। तो वो धीरे धीरे क्या है कि तशबीब में ऐसे अशार कहे जाते थे, इश्क़ी अशार कहे जाते थे, हुस्न व बहार की खूबियाँ बयान की जाती थी, तारीफ़ की जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, तशबीब से गज़ल क्या है निकल के एक अलग सिन्फ़ इख्तियार कर ली, अलग सिन्फ़ का रूप धारण कर लिया, इख्तियार कर लिया। ठीक, तो इस तरह तशबीब से, कसीदे से सिर्फ नहीं, कसीदे के बहुत सारे अज्जा तरकीबी हैं, लेकिन कसीदे के जो ख़ास अज्जा तरकीबी सबसे पहला तशबीब का है, उसी से क्या है ये आपका गज़ल माखूज़ हुआ है। अगर तशबीब ना आए, सिर्फ कसीदा आए, तो
तो आप कसीदा लगा दीजिएगा, लेकिन तशबीब भी खास कर दे वहाँ पे ऑप्शन में तो आप तशबीब भी लगाइएगा ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल देखिए 70 नंबर, दयाशंकर नसीम की पैदाइश किस शहर में हुई थी? मैंने अभी बताया आपको कि लखनऊ में दयाशंकर नसीम की पैदाइश हुई थी और किस सन में? 1811 में हुई थी। ठीक, अब कह रहे हैं कि 18 नंबर, फरेब इश्क के खालिक कौन है? फरेब इश्क के खालिक कौन है? आपके ऑप्शन है दयाशंकर नसीम, बी मीर हसन, सी मीर तकी मीर और डी मिर्ज़ा शौक। तो मिर्ज़ा शौक की ये क्या है? मसनवी है फरेब इश्क। ये याद रखिए कि मिर्ज़ा शौक के 3 मसनवियाँ हैं जो आपको शुमार की जाती है, ज़हर इश्क, फरेब इश्क, बहार इश्क। ठीक, ज़हर इश्क, फरेब इश्क और बहार इश्क, ये 3 मसनवियाँ क्या है? मिर्ज़ा शौक की मशहूर है, और जिसमें ज़हर इश्क क्या है? बहुत ज़्यादा मशहूर है ज़हर इश्क। और एक बात और याद है कि ज़हर इश्क में, चलिए वो आपको आगे बता देंगे। अगला देखिए सवाल, मिर्ज़ा शौक की कौन सी मसनवी नहीं है? मतलब ज़िल मिर्ज़ा शौक की कौन सी मसनवी है? ए ज़हर इश्क, बी बहार इश्क, सी फूलबन, डी फरेब इश्क। तो ज़हर इश्क भी मसनवी है इन्हीं की, बहार इश्क भी है, फरेब इश्क भी है। तो फूलबन क्या है? ये इनकी मसनवी, बल्कि इब्न नशाती की मसनवी है। ठीक, अगला सवाल देखिए, गुलजार नसीम किस सन में पहली बार लिखी गई थी? गुलजार नसीम जो है पहली बार किस सन में लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है 1846, 1844, 1848 और 1850। तो बताइए, इसका सही ऑप्शन होगा 1844 कि गुलजार नसीम जो है सबसे पहली बार लिखकर जो मंजर आम पर आई थी तो वो किस सन में आई थी? 1844 में। ठीक, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि गुलजार नसीम को दयाशंकर नसीम ने सिर्फ 28 साल की उम्र में मुकम्मल कर दिया था। ठीक है, 28 साल की उम्र में मुकम्मल कर दिया था, और सबसे पहले जो शाये हुई थी 1844 में शाये हुई थी। ठीक, अगला सवाल देखिए, जज्बे इश्क के खालिक कौन है? जज्बे इश्क के खालिक कौन है? ये जज्बे इश्क भी क्या है? मसनवी है। आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, बी मिर्ज़ा शौक लखनवी, सी मीर हसन, डी मुसफ़ी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी जज्बे शौक के खालिक हैं। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, लफ्ज़ क़नाअत के मानी क्या है? लफ्ज़ क़नाअत के मानी क्या है? आपके ऑप्शन है इस्मत, बी चाहत, सी तवक्कुल तशफ़ी, बी मांग। तो क़नाअत का मतलब होगा तशफ़ी तवक्कुल। ठीक है, आप क़नाअत कीजिए इसी पे। हम कोई चीज़ देते हैं किसी को, कहते हैं कि आप बस इसी पे क़नाअत कीजिए, अब इससे ज़्यादा किसी चीज़ की मांग मत कीजिएगा, तो आप इसी पे तशफ़ी कीजिए, तवक्कुल कीजिए। ठीक, 23 नंबर है, बकावली और ज़ैबुल मुलूक का किरदार किस मसनवी का हिस्सा है? ऑप्शन ए आपके हैं गुलजार नसीम, बी है जज्बे इश्क, सी है ज़हर इश्क और डी है बहार इश्क। तो बकावली और ज़ैबुल मुलूक क्या है? किसके आपके किरदार हैं? किस मसनवी के किरदार हैं? गुलजार नसीम के। ठीक, याद रखिए गुलजार नसीम के ये किरदार हैं। अगला सवाल 24 नंबर पे है, बहरुल मोहब्बत सिनफ़ी एतबार से क्या है? बहरुल मोहब्बत क्या है? सिनफ़ी एतबार से क्या है? ए इंशाइया है, बी मसनवी है, सी आज़ाद नज़्म है, डी अफसाना है। तो बहरुल मोहब्बत सिनफ़ के एतबार से क्या है? मसनवी है। ये याद रखिए मसनवी है। और एक चीज़ और याद रखिए कि बहरुल मोहब्बत क्या है? मसनवी है। और किनका है? किनकी लिखी हुई है? तो ये मुसफ़ी की लिखी हुई है। ठीक है, मुसफ़ी की लिखी हुई ये मसनवी है। ठीक, ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी। अगला सवाल देखिए 25 नंबर पे, गज़ल का पहला शेर अगर हम काफ़िया और हमरदीफ़ हो तो कहलाएगा मतला, हुस्न मतला, ज़ेब मतला, मक्ता। तो अगर गज़ल का पहला शेर हम काफ़िया और हमरदीफ़ है तो मतला कहलाएगा, और इसी तरह अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम
रदीफ़ है तो वो हुस्न मतला कहलाता है और ज़ेब मतला भी कहते हैं और मतला सानी भी कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल 26 नंबर पे, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए थे? अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी? देखिए अहमद फराज क्या है, आपके सिलेबस में शामिल है। जो दरख्शां किताब है उसमें इनकी गज़ल को शामिल किया गया है। ठीक, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी इस्लामाबाद में, ऑप्शन सी पेशावर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इनकी पैदाइश हुई थी, अहमद फराज की पैदाइश हुई थी पेशावर में। ठीक, ये याद रखिएगा, पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। और किस सन में इनकी पैदाइश हुई थी ये भी याद रखिए, 1933 में। इस शख्सियत जो उर्दू शायरी में एक मुमताज़ शख्सियत के मालिक हैं, बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं, ये 1933 में पेशावर में पैदा हुए थे। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश है स्क्रीन पर, कुर्रा के क्या माने हैं? कुर्रा के माने देखिए आपके ज़मीन है, रूह है, मुक़द्दर है या सैयारा है। तो कुर्रा के मानी क्या होते हैं? सैयारा के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शायर जिस शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, शाह बैत कहेंगे या ज़ेब मतला कहेंगे? तो मैंने आपको पढ़ाया था सिन्फ़ गज़ल में। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको गज़ल की पूरी बारीकी जाननी है डिटेल में और आसान ज़बान में, तो आप प्लेलिस्ट जो बनी हुई है पेपर 1 की, आप उसमें जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि कवायद तो ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, तो वो तो अगर आएगा तो वो आएगा ही। तो एक बार आप 1-2 घंटा निकाल कर उसको देख लेंगे तो आराम से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो शायर क्या है जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है जिस शेर में, और तो उसको हम मक्ता कहते हैं। हमने ये भी बताया था और ये भी आपको पता होना चाहिए कि शायर जब शेर के गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तभी वो मक्ते का शेर कहलाएगा, मक्ते का शेर कहलाएगा। अगर बीच में कहीं शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल, अपना नाम इस्तेमाल कर रहा है तो मक्ते का शेर हरगिज़ नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। ये आप जहन में बैठा लीजिए ये बात कि अगर शायर अपना तखल्लुस गज़ल के आखिरी शेर में, गज़ल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है तभी वो मक्ते का शेर कहलाएगा, वरना मक्ते का शेर हरगिज़ नहीं कहलाएगा अगर बीच में वो इस्तेमाल कर रहा है या शुरू में इस्तेमाल कर रहा है। मक्ते के लिए शेर है, ये शर्त है कि वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे और गज़ल के सबसे आखिरी शेर में ही अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तभी वो मक्ता कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, हुस्न नईम कहाँ पैदा हुए थे? हुस्न नईम कहाँ पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है लखनऊ, बी दिल्ली, सी गोरखपुर, डी पटना। तो हुस्न नईम कहाँ पैदा हुए थे? आपके पटना में पैदा हुए थे। हुस्न देखिए छोटे छोटे आपके जो शायर हैं जिसको आप पहली बार सुन रहे होंगे और आपके सामने स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रहेंगे, क्योंकि ये आपके स्टेट में शामिल है, ये हज़रात, ये शुअराए किराम, तो इसलिए आपको थोड़ी सी तो मालूमात इनके मुतालिक होनी चाहिए। कहाँ पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे, इनका अहम कारनामा क्या है, बस इतनी सी मालूमात याद होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार लोकल सवाल बहुत पूछा गया था स्टेट में। ठीक, और 30 नंबर देखिए, अहमद फराज ने दरभंगा का सफ़र किस सन में तय किया? देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे अहमद फराज दरभंगा कब गए थे भाई, ये भी, लेकिन अहमद फराज दरभंगा आए थे, एक मुशायरे में शामिल हुए थे। ठीक, तो कह रहे हैं कि आपके ऑप्शन है किस सन में आए थे दरभंगा। अब एक सवाल ये भी कि अहमद फराज बिहार के किस शहर में का सफ़र किया था, या बिहार के किस शहर में मुशायरे में शामिल हुए थे? तो दरभंगा में शामिल हुए थे। एक सवाल इस तरह भी बन जाएगा आपका। तो देखिए किस सन में आए थे? 2010, 2006, 2008, 2002। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि 2008 में अहमद फराज ने दरभंगे के एक मुशायरे में शामिल हुए थे। 31 नंबर सवाल देखिए, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होगा उसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है ए शाह बैत, बी बैतुल गज़ल, सी ज़मीन, डी ए और बी। तो आपका ए और बी दोनों सही होगा। शाह बैत भी होता है और बैतुल गज़ल भी होता है, दोनों सही होता है। ठीक, अगला शेर देखिए 32 नंबर, यूँ भी कहता है किसी से कोई अपना हाल ज़ार, यूँ भी कहता है कोई किसी से कोई अपना हाल ज़ार,
आप तो सुनते नहीं, दीवारों दर से क्या कहें। ये शेर किसका है? ये बोले कि ये शेर किसका है। आपके ऑप्शन है अहमद फराज, बी गालिब, सी मीर हसन, डी आपके मुबारक अजीमाबादी। तो ये शेर आपका मुबारक अजीमाबादी का है। ठीक, ये याद रखिएगा, मुबारक अजीमाबादी का है। थोड़े देख लीजिए मुबारक अजीमाबादी। मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? फ़िदा हुसैन वामिक। फ़िदा हुसैन वामिक क्या इनके वालिद साहब का नाम था। और इनकी पैदाइश हुई थी दरभंगा में। ठीक, दरभंगा में इनकी पैदाइश हुई थी मुबारक अजीमाबादी की। और किस सन में हुई थी? 1869 में। ठीक है, 1869 में। जिस सन में गालिब की वफ़ात होती है उसी सन में वामिक अजीमाबादी की पैदाइश होती है। ठीक, इतनी सी मालूमात आपको कम से कम याद ही होना चाहिए। और इनका इंतकाल होता है, एक इंतकाल भी देख लीजिए आप। इनका इंतकाल इनका होता है 1958 में। सन 1958 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक, तकरीबन ये 85-90 साल की उम्र पा चुके थे। अब देखिए 33 नंबर सवाल में, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश किस शहर में हुई? अभी मैंने बताया दरभंगा में हुई है। ठीक है, दरभंगा आप याद रखिएगा, दरभंगा में। देखिए अक्सर लोग पटना में और दरभंगा में इन दो जगहों पे पैदा हुए थे। अगला सवाल है, परवीन शाकिर के असलाफ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस शहर से था? आपको सुन के सवाल बहुत ताज्जुब हो रहा होगा ना कि परवीन शाकिर का ताल्लुक वो भी सूबे बिहार के से। जो परवीन शाकिर के असलाफ थे, जो आबा अजदाद थे, उनका ताल्लुक था बिहार से। देखिए कि कहाँ से था, किस शहर से था। पूछे कि सूबे बिहार के किस शहर से था। आपके ऑप्शन है पटना से, बी दरभंगा से, सी सीवान से, डी मुजफ्फरपुर से। तो परवीन शाकिर के जो असलाफ थे उनका ताल्लुक था किससे? दरभंगा शहर से। दरभंगा शहर से उनके असलाफ का ताल्लुक था, याद रखिएगा। परवीन शाकिर साहिबा भी क्या है आपके जो दरख्शां किताब है उसमें शामिल है। ठीक, 35 नंबर सवाल देखिए, अहमद फराज के अशार को यूनिवर्सिटी अल आइन ने किस नाम से शाये किया था? जो अहमद फराज के अशार थे तो उसको क्या है कि यूनिवर्सिटी अल आइन ने शाये किया था। ये एक सवाल तो ये भी इसमें भी याद रखिएगा कि अहमद फराज के अशार को किस यूनिवर्सिटी ने शाये किया था? तो यूनिवर्सिटी अल आइन ने शाये किया था। और वो अशार किस नाम से शाये किया था? ऑप्शन देखिए, यानी, माह तमाम, सी असासा, डी तर्क ताल्लुक। तो असासा के नाम से क्या है, उनके तमाम अशार को जमा करके यूनिवर्सिटी ने शाये किया था, असासा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर पे, असासा कितनी जिल्दों में है? असासा जो अशार का मजमुआ है वो कितनी जिल्दों में है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 2, सी 3 और डी 4। तो असासा कितने जिल्दों में है? 4 जिल्दों में है। ठीक है, 4 जिल्दों में। और यूनिवर्सिटी अल आइन ने शाये किया था। और असासा किसके शेरों का मजमुआ है? तो ये है फराज, अहमद फराज का। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 3-4 ऐसे आपके सवालात आपके जहन में होने चाहिए। अगला सवाल है, परवीन शाकिर की पैदाइश किस सन में हुई थी? परवीन शाकिर की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1952, बी 1972, सी 1988, डी 1945। तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी 1952 में हुई थी। ठीक, देखिए 1952 में इनकी पैदाइश हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, किस शहर में हुई थी? पाकिस्तान के किस शहर में? तो आप जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कराची में वो पैदाइश हुई थी। कराची में। ठीक, कराची में पैदाइश हुई थी 1952 में। ठीक, अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 38, आशुफ्ता के क्या माने हैं? आशुफ्ता के क्या माने? ऑप्शन ए मुंतशिर, ऑप्शन बी बिखरा हुआ, ऑप्शन सी मुंजबित, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आशुफ्ता के मीनिंग होते हैं मुंतशिर, बिखरा हुआ। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंतशिर भी और बिखरा हुआ दोनों सही होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए 39 नंबर पे, अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनूं, अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनूं, शोहरतें होंगी फना।
देखिए फना गलत लिख गया है, फना इस तरह नहीं होगा, फना इस तरह होता है। शोहरतें होंगी फना, रुसवाइयाँ रह जाएंगी। ठीक है, अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनूं, शोहरतें रह जाएंगी, शोहरतें हो जाएंगी फना, रुसवाइयाँ रह जाएंगी। इस शेर का खालिक कौन है? ये शेर किसने कहा था? आपके सामने ऑप्शन है, ए फराज, बी हुस्न नईम, सी परवेज शाकिर, डी गालिब। बताइए इसके ऑप्शन सही है। हुस्न नईम का क्या है? ये शेर है। ठीक है, हुस्न नईम का। देखिए एक एक सवाल क्या है कि ऐसे ऐसे शुअराए किराम को का डाला गया है, तो कम से कम इनके बारे में भी चीज़ थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो हुस्न नईम के मुतालिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि कहाँ पैदा हुए थे, किस सन में पैदा हुए थे। तो हुस्न नईम क्या है? पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, पटना में पैदा हुए थे, 1942 में पैदा हुए थे। ठीक, 1924 में पैदा हुए थे, 1942 कह रहा हूँ, 1924 में पैदा हुए थे, 1924 में पैदा हुए थे। ठीक, इनका पूरा नाम या असल नाम क्या था? सैयद हुस्न था, सैयद हुस्न था। और तखल्लुस क्या था इनका? हुस्न नईम था। ठीक, नईम था इनका तखल्लुस। और इनकी वफ़ात हुई थी 1991 में, 1991 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो ये मुख्तसर से कम इनको आप मालूमात याद होनी चाहिए। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या है 40 नंबर पे। अगला सवाल है 40 नंबर। 5 मिसरे पर मुश्तमिल अशार को क्या कहते हैं? ए रुबाई, बी मुसद्दस, बी मुखम्मस, बी मुखम्मस, डी मुसल्लस। तो 5 मिसरे पर जो अशार मुश्तमिल होते हैं उसको हम मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस क्या है? खम्स से बना है। खम्स क्या है? एक ये अरबिक लफ्ज़ है। ठीक है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। खम्स का मतलब ही होता है 5 के। ठीक, 5 मिसरे वाले अशार को हम मुखम्मस कहते हैं। और 4 मिसरे वाले अशार को हम क्या कहेंगे? रुबाई कहते हैं। और 6 मिसरे वाले शेर को हम मुसद्दस कहते हैं। और 3 मिसरे वाले शेर को हम क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। इतनी सी बात याद रखिएगा। ठीक, ये अक्सर आ जाता है कि मुसल्लस में कितने मिसरे होते हैं, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं। तो मुखम्मस में आपके 5 मिसरे होंगे, मुसद्दस में आपके 6 मिसरे होंगे, मुसल्लस में आपके 3 मिसरे होंगे, रुबाई या रुब में आपके 4 मिसरे होंगे। ठीक, ये आपकी मुख्तसर सी मालूमात है आपके हवाले पेश है। कम से कम खारजी मालूमात भी होनी चाहिए, नहीं किसी को आप MCQ करते हुए चले गए। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश 41 नंबर। खुशबू किसका शेरी मजमुआ है? आपके सामने ऑप्शन है, ए फराज अहमद फराज, बी परवीन शाकिर साहिबा, सी हुस्न नईम साहब, और डी मिर्ज़ा शौक लखनवी साहब। तो खुशबू क्या है? आपका परवीन शाकिर साहिबा का शेरी मजमुआ है। ठीक, और तमाम इनके कई शेरी मजमुए थे, तकरीबन 4। तो इन चारों को क्या किया, 4 या 5 थे। तो चारों 5 को क्या किया गया था? एक कुल्लियात की शक्ल में इनको पेश किया गया था। उस कुल्लियात का नाम था माहे तमाम, माहे तमाम। तो माहे तमाम कुल्लियात है किनकी? शेरी मजमुओं का। वो किनका है? परवीन शाकिर साहिबा का। ये याद रखिएगा। और ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, खुशबू क्या है? पहला शेरी मजमुआ है। पहला शेरी मजमुआ क्या है? आपका खुशबू है। ठीक, अब आगे देखिए अगला सवाल। सलाम मछली शहरी किस सन में पैदा हुए थे? सलाम मछली शहरी बोल रहे हैं कि ये किस सन में पैदा हुए थे? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, 1923, ए बी 1925, सी 1920 और डी 1927। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, 1920 में सलाम मछली शहरी पैदा हुए थे। जब आप जाएंगे उसमें दरख्शां किताब देखेंगे, दोहे के जो पोर्शन होगा, सिनफ दोहा जो होगा, उसमें क्या है? इनके मुतालिक लिखा गया है। ठीक, और देखिए ये 1920 में पैदा हुए थे, यूपी में पैदा हुए थे। 1920 में ये 1920 में यूपी में पैदा हुए थे।
यूपी में। और यूपी में भी कहाँ पे पैदा हुए थे? जौनपुर शहर में पैदा हुए थे, जौनपुर शहर में पैदा हुए थे 1920 में। इनका इंतकाल हुआ था लाहौर में, ठीक है। इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 1773 में हुआ, 1973 में हुआ था। 1973 में इनका इंतकाल हुआ और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था, ठीक। अगला सवाल देखिए, मुजफ्फर गोरखपुरी की पैदाइश किस सन में हुई थी? मुजफ्फर गोरखपुरी की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1930, बी 1935, सी 1940 और डी 1927। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि मुजफ्फर गोरखपुरी गोरखपुर में पैदा हुए थे, 1935 में पैदा हुए थे, ठीक। 1935 में पैदा हुए थे। अगला सवाल है 44 नंबर पे, इरफान सिद्दीकी की वफ़ात किस सन में हुई? इरफान सिद्दीकी बहुत बड़े शायर हैं, आपको पता होना चाहिए, ये तो नेट में भी शामिल है। इरफान सिद्दीकी साहब क्या है? नेट में भी शामिल है कि इरफान सिद्दीकी की वफ़ात किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 2018, बी 2002, सी 2006 और डी 2004। तो इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ था 16 मार्च 2004 को। 16 मार्च 2004 को इनका इंतकाल हुआ था, ठीक, वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है, इरफान सिद्दीकी तमाम शेरी मजमूओं को इकट्ठा करके किस नाम से शाये किया था? क्या कि इन्होंने इनके जितने भी शेर थे, शेरी मजमूए थे, उनको इकट्ठा करके किसी एक नाम से शाये किया था। बताइए वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, दरिया, बी गौहर, सी महर और डी आफ्ताब। तो दरिया नाम से क्या इन्होंने तमाम शेरी मजमूओं को इकट्ठा करके शाये किया था, ठीक है। दरिया, ये याद रखिएगा। और नेट वाले भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी याद रखिए कि दरिया क्या है, इनके शेरी मजमूए थे, शेरी मजमूए को शामिल किया गया, दरिया इन्हीं की लिखी हुई है। अगला सवाल है 46 नंबर, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ग्वालियर, बी दिल्ली, सी लखनऊ और डी फैज़ाबाद। तो निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी, ठीक। अगला सवाल देखिए 46 नंबर पे, माहे तमाम किसके शेरी मजमूओं का कुल्लियात है? किसके शेरी मजमूओं का कुल्लियात है? अभी मैंने ऊपर बताया, अगर आपको ज़हन में हो तो। ए जोश मलियाबादी, बी परवीन शाकिर, सी फैज़ अहमद फैज़ और डी फराज अहमद फराज। तो क्या है? परवीन शाकिर के तमाम शेरी मजमूओं को एक जगह जमा करके कुल्लियात की शक्ल में शाये किया गया था और उसका नाम रखा गया था माहे तमाम, ठीक। ये परवीन शाकिर साहिबा की कुल्लियात है। अगला सवाल है 48 नंबर पे, मुरब्बा में हर बंद में, मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ठीक, आपका ऑप्शन है 5, बी पे 4, 3 पे, सी पे 3 और डी पे 2। तो मुरब्बा के मतलब भी 4 के होते हैं, ठीक है। मुरब्बा रुब से बना है, रुबून, तो रुबून का मतलब भी होता है क्या है? 4, ठीक है। तो 4 मिसरे होंगे। मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होंगे? 4 मिसरे होंगे, ठीक। 49 नंबर देखिए, मर्दों को बतौर माशूक किस सिन्फ में पेश किया जाता है? कि कौन से ऐसे सिन्फ है जिसमें मर्द को बतौर माशूक पेश किया जाता है? देखिए, एक मर्दों के साथ एक अलमिया कहें या खुशनसीबी कहें इनका कि मर्द हमेशा आशिक होता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी उर्दू शायरी की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें मर्द क्या है? आशिक होता है। और उसमें क्या है कि इजहार, देखिए कभी भी इश्क मोहब्बत के मामले में इजहार पहल की जाती है अपने जज्बात का, अपने एहसासात का, उसमें मर्द ही क्या है? अपने एहसासात का पहल करता है। औरत क्या है या लड़की क्या है? कभी अपने जज्बात तो उसके होते हैं लेकिन जल्दी वो उसका इजहार नहीं करती है, ठीक है। ये फितरी चीज़ है। मुझे एक गालिब का शेर याद आ रहा है कि धौल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, धौल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं। शेर देखिएगा कि धौल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा नहीं, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। कह रहे कि उनकी मतलब कि हाथ या लड़ाई झगड़े क्या है कि उनकी फितरत नहीं थी, हम ही क्या है कि अपनी तरफ से एक दिन पेशरफ्त हो गए थे, हम ही ने क्या है आगे अपने दस्त को बढ़ा दिया था। तो क्या कि औरतों की फितरत में हया है, फितरी तौर पर औरत हया होती है, ठीक है, उसके अंदर शर्म होती है।
तो कभी भी वो अपने इजहार, अपनी ख्वाहिशों का इजहार नहीं करती है। अगर आपको बहुत चीज़ें आती हैं तो आप उसके दिल को, उसके जज्बात को समझने की कोशिश किया करें कि किस वक्त कौन से, आपकी बीवी हो, कोई भी हो इन फ्यूचर, तो आप उसके जज्बात समझें कि किस वक्त किस चीज़ की इनको चाहत हो सकती है। अगर आप उनको बगैर इजहार किए अगर आप ला दिए तो दुनिया के सबसे आप अजीम मर्द होंगे। तो क्या है कि उर्दू सिन्फ में कोई ऐसा सिन्फ है जिसमें माशूक क्या है, औरत ना होकर क्या होती है, मर्द माशूक होता है, और इसमें औरत आशिक होती है। कौन से दे, ये ऑप्शन पे देखिए, मसनवी, बी रेख्ती, और सी कसीदे में, और डी गज़ल में। तो रेख्ती एक ऐसा रेख्ती क्या है, वाहिद ऐसे सिन्फ है जिसमें मर्द क्या है, माशूक के तौर पर पेश किया जाता है। एक बात और अब आपको मुझे अभी अचानक याद है कि ज़हर इश्क मैंने अभी पढ़ा था, ज़हर इश्क कि इसमें क्या है आपका, ज़हर इश्क किनका है, आपका मिर्ज़ा शौक़ लखनवी साहब का है। तो ज़हर इश्क की सबसे बड़ी एक और ख़ूबी ये है कि इसमें जो है इज़हार मोहब्बत लड़की ख़ुद करती है, लड़की करती है इज़हार मोहब्बत। अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सी मसनवी में लड़की सबसे पहले इज़हार मोहब्बत करती है, तो ज़हर इश्क वो मसनवी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ज़हर इश्क में। चलिए अगला सवाल देखिए और आखिरी। अगर आप प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं तो अगर चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा आ रही है, सुनने में, और सवालात अगर म्यारी लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथियों को भी थोड़ा सा बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाइए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी चीज़ें अगर बेहतरी के लिए, देखिए हर एक इंसान में बेहतरी की उम्मीद होती है, गुंजाइश होती है। अगर आपको लगे कि ये चीज़ बेहतर की जा सकती है मेरी तरफ से तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में आप कह सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ आप मेरे नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा फ्री में, वो भी 8826017004। ठीक। देखिए अगला सवाल और आखिरी सवाल देखिए, उर्दू के पहले रुबाई गो शायर, कह रहे कि उर्दू के पहले रुबाई गो शायर कौन थे। आपके ऑप्शन है अनीस, फ़िराक, सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और डी अमजद हैदराबादी। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखिए इसमें भी क्या है, इख्तलाफ थोड़ा सा है। ख्वाजा इकरामुद्दीन, ख्वाजा क्या है देख लीजिए, ख्वाजा इकरामुद्दीन जो थे उन्होंने क्या कहा है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह रुबाई के सबसे पहले शायर है। ठीक है, लेकिन नूरुल हसन नकवी साहब ने किनको करार दिया है, वह है अब्दुल कादिर साहब को उन्होंने क्या है, रुबाई का सबसे पहला शायर करार दिया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि अगर अब्दुल कादिर ऑप्शन में आते, मोहम्मद कुली कुतुब शाह नहीं रहते हैं, तो आप अब्दुल कादिर को लगाइएगा। ठीक है, अब्दुल कादिर साहब को, ये याद रखिएगा, अब्दुल कादिर साहब फिर सही होंगे। अगर नहीं, अब्दुल कादिर नहीं है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को लगा दीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस तरह से आपकी जो दरख्शां किताब है उसके तमाम जो मुसन्निफ़ीन थे और सिनफ़ें थी सबको कवर किया गया और टोटल 100 सवालात आपके सामने पेश किए गए हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में जो आपकी दरख्शां जो हिस्सा अव्वल है, दरख्शां मैंने हिस्सा 2 सबसे पहले करा दिया, हिस्सा अव्वल जो 9वीं जमात में पढ़ाई जाती है उसके सवालात एक ही वीडियो में लेकर मैं आपके सामने पेश हूँगा। फिर चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए